नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जितने भी बच्चे अपने प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया अगर आप लोग 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को देख करके जरूर जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 18 फरवरी के लिए सामान्य हिंदी का एक मैं वायरल मॉडल पेपर यहाँ पर लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पर पूरा देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है। और पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन मिलेगा आज के इस वीडियो में, जो कि कॉपी पर मिलेगा। कॉपी कैसे लिखना है प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको एक एक चीजें, चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो या आपका गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन हो, जीवन परिचय हो, कहानी, नाटक, जो भी इस पेपर में पूछा गया है यूपी बोर्ड के लिए, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ भी चाहो तो शेयर कर सकते हो, है ना। उनकी भी मदद हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी, है ना। और लाइक कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, कॉपी आपको ये अभ्यास पुस्तिका है, इस प्रकार की मार्केट में मिल जाती है, आप चाहो तो ले आ सकते हो और इन पर अभ्यास कर सकते हो अपने आप। ठीक है, अपना भरना कैसे कॉपी को, ये यहाँ पर देख सकते हो डेमो के तौर पर मैंने समझाया है, अपना रोल नंबर, अंकों, शब्दों में। और इसके अलावा आपका परीक्षा जो भी यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो कोड दिया है इस प्रकार से दिया रहता है, आप भर सकते हो। पूरा हूबहू ऐसा ही पेपर आपको आएगा, पूरा पैटर्न न्यू है बिल्कुल एकदम, आपके बोर्ड पेपर में ऐसा ही पूछा जाएगा। यहाँ पर नोट निर्देश पढ़ लेना, यहाँ से पेपर शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं पेपर को लिखना। देखो, सबसे पहले खंड का में आप यहाँ पर देखा कि जो पेपर होगा ये आपका दो खंडों में बटा रहेगा, खंड का और खंड खा। जिसमें खंड का में आपको शुरुआत में देखो, पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं आपको, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। चलिए, यहाँ से शुरुआत होगी आपकी इस प्रकार से, और यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपका ये शुरू होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। तो आपके सामने परीक्षा गुरु को पहला ही उपन्यास है यहाँ पर, तो का हमारा का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको आंसर लिखना है। कॉपी पे लाइनिंग वगैरह आप अच्छे से खींचना, काला और नीला पेन कहां पर कैसे यूज करना है सब कुछ इस वीडियो में देखते जाना। मैं प्रॉपर आपको इसमें ये समझ लो कि जो आपका 100 नंबर है, इसमें आप ये अगर इस तरीके से लिखते हो तो 95 प्लस हिंदी में आप आराम से लेके आओगे, ऐसे ही राइटिंग बना करके, है ना। थोड़ा बहुत राइटिंग आपकी खराब भी होगी, तब भी आप 95 प्लस ले आओगे हिंदी में, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजों को आप फॉलो करते हो। और पूरा हूबहू यही आपको कॉपी करना है चीजें, ठीक है ना। तो का नंबर हो गया। आइए, नाटक नहीं है तो भैया अपना अपना भाग देखो, यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश। महके आंगन चहके द्वार, यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध, तो यहाँ पर भाषा और आधुनिकता। ऐसे यहाँ पर ये पहले के हो गए, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे करोगे, यहाँ से आप आ जाओगे प्रश्न संख्या 2 में, और इसमें 2 का कहा है, कह रहा है कि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, तो भैया यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। भारतेंदु युग से संबंधित कौन नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। इसी के साथ धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घड़ा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो यह है हमारी प्रगतिवाद की। किस युग की है भैया, प्रगतिवाद की, तो कर लीजिएगा हमारा यहाँ से प्रगतिवाद। इसके बाद देखो, चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। यहाँ पर अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो, जिसका जो सही आंसर, जैसे का, खा, गा, घा, अंग ऐसे करके चल रहा है, तो आपको बस ऐसे करना, का हमारा चौथा सही है, खा का तीसरा, गा का पहला, घा का तीसरा, ऐसे करके सही है। जो जैसा आपको करना है वैसे ही आपको यहाँ पर पहले एक पेज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना। इसके बाद यहाँ से आप आ जाओगे प्रश्न संख्या 3 में, जो कि देखो बहुविकल्पी जो थे 1-1 नंबर के थे, तो गद्य के 5 क्वेश्चन अंगा नंबर तक थे। ऐसे दूसरा चालू हुआ था यहाँ से, तो ये पद्य साहित्य था जिसमें अंगा नंबर तक 5 प्रश्न थे। तो टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव यहां तक पूछे जाएंगे, 10 बहुविकल्पी। इसके बाद यहां से तीसरे नंबर में ये 10 नंबर का आपसे पूछेगा क्या, गद्यांश। कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखोगे तो 2 आपसे पैराग्राफ पूछेगा। एक ये दिया है ना आपके सामने, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि मिलती है या तुष्टि होती है। यहाँ से अंडरलाइन है, तो इसको रेखांकित अंश बोलते हैं। अब ये एक पैराग्राफ दिया है, इसी के नीचे आपको 5 प्रश्न पूछेंगे जिनको आपको हल करना है। अभी मैं बताऊंगा कॉपी पर कैसे लिखोगे। इसी का एक अथवा पोर्शन भी होता है, यानी कि आपके सामने अगर मान लो ऊपर वाला नहीं बनना तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 2 हैं। अब देखो कैसे हल करना है आपको गद्यांश को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे, कॉपी पर
आप इस तरीके से डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्योंकि देख सकते हो ये 3 नंबर प्रश्न है ना, 3 नंबर। अब 3 नंबर प्रश्न में एक ये हो गया, एक आपका अथवा का। तो जब 2 दिए हैं तो पहले संकेत डालो काले पेन से, और फिर आप जिसको हल करो, जैसे अगर इसको हल कर रहे हो या इसको, जिसको भी हल कर रहे हो, आप उसके शुरू के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द ले लो, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ आपने इसको किया है। फिर इसके बाद आइए प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, या तो संदर्भ कह सकते हो कि पूछ रहा है। 2 नंबर का ये प्रश्न है एक, तो इसको कैसे लिखोगे ध्यान देना। काला और नीला पेन कहाँ कहाँ पर यूज करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तथा हिंदी साहित्य या हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस से अवतरित है। ये 2 नंबर का है भैया, आपको 2 में 2 पूरा मिल जाएगा अगर ऐसे करोगे। इसके बाद यहां से प्रश्न है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यानी जो यहाँ से दिया है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। ऐसे ही ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और कठिन कर्म ही ईर्षा द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इसका आपको भैया व्याख्या करना है। देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी व्याख्या करी गई है। यहाँ से ऐसे लिखना, लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता। बड़ी रेखाओं को मिटाकर छोटी लकीर बनाई जाती है। जैसे जैसे कर्म कमजोर होते हैं वैसे वैसे निर्दय ईर्ष्या गुण बढ़ते जाते हैं। कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ करते देख ही भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आओगे आप लोग प्रश्न संख्या 3, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तो देखो इसमें आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ में, कैसे मारा जा सकता है निंदा को, है ना। तो यहाँ से देखोगे तो लेखक के अनुसार यहाँ पर आगे आओगे तो आपको, हाँ ये देखो, कठिन कर्म और ईर्षा द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। देखो यहाँ पर इसका आंसर, कठिन कर्म और परिश्रम से ईर्षा को द्वेष उत्पन्न जो होते हैं उनको मारा जा सकता है, इसका ही है। निकृष्ट और तुच्छ का आपको अर्थ बताना था, निकृष्ट और उद्गम का। तो निकृष्ट का मतलब होता है तुच्छ या सब नीच, और उद्गम के लिए जन्म, स्रोत या उत्पत्ति बोल सकते हो। 5वां, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है। चलिए, तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली है, पूरा व्यंग ही बोला गया है, तो ये आप इसका आंसर इस तरीके से कर देना। अब एक छोड़ देना है, दूसरे पर बढ़ जाना है प्रश्न में, जो कि यहाँ पर पद्यांश है। पद्यांश में देखोगे दिए गए पद्यांश पर जो कि 10 नंबर का होता है, आपको यहाँ पर भी अथवा देखने को मिलेगा। अब कौन सा पहला दिया है, मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीट मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अब ऐसे दिया है, इसके 5 प्रश्न रहेंगे इस तरीके से, और इसी का एक अथवा भी दिया है। यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है, वीति बिहारी जागरी कविता, अंबर पनघट डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो चलो इसको देख लो कैसे हल करोगे। यहाँ से आ जाना और डालना पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरीके से। फिर जो संकेत मैंने बताया, जैसे कि आप इसको कर रहे हो ना, ये मुझे फूल मत मारो, तो संकेत मुझे फूल मत मारो डॉट 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 और लास्ट के 2 शब्द, यानी जैसे सिर पर धारो, ये हो जाएगा संकेत। पहला प्रश्न संदर्भ पूछा है, संदर्भ क्या लिखोगे देखो इसको, तो प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक से लिया गया है। तो मैथिली शरणगुप्त जो कि रचनाकार हैं, कवि हैं, और यहाँ पर ये आपका पाठ का नाम या जो कि रचना महाकाव्य जो भी है, उनको काले पेन से लिखना, इससे थोड़ा और अट्रैक्टिव आपका आंसर लगेगा। इसके बाद यहाँ से आप पहुँच जाओगे भाई आगे क्वेश्चन, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपके सामने ये जो लाइन दी है यहाँ से, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो है मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। इन लाइनों की करनी है आपको क्या, व्याख्या, है ना, रेखांकित अंश की। तो इस तरीके से देखो व्याख्या करोगे, यहाँ 2nd नंबर डालोगे, और फिर इसके बाद व्याख्या में लिखना, श्री राम के वन गमन के समय सीता राम के साथ रही रहती है ना, और भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मंडवी और सुरत कीर्ति भी उनसे अलग नहीं होती, मात्र उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी ही अपने पति से अलग रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मण श्री राम के साथ वन में गए थे। उर्मिला का विरह वर्णन यहाँ पर साकेत में, मैथिली शरणगुप्त जो इनकी कृति है ना साकेत, इसमें उर्मिला का विरह वर्णन तो इसमें किया गया है। पुराणों के अनुसार कामदेव काम वासना अधिष्ठाता ईश्वर के रूप में जाना जाता है। उर्मिला फूल से मारने का आग्रह कर रही हैं यहाँ पर, वही चीजें इसमें आपको इसकी व्यावरण कर देना है। इसी साथ यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लो, इसमें कह रहा है
प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? तो देखो यहाँ पर बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र मतलब भगवान शिव, है ना, भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान बताया। तो इसका आंसर लिखोगे इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, तीसरा, उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है, इस तरीके से कर देना। चौथा प्रश्न है, होकर मधु के मीट मदन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार दिया गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं अबला बाला वियोगिनी या बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस है? तो इसमें आपको रस कर देना है वियोग श्रृंगार रस, है ना, मतलब वो दुखी है उर्मिला, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो ये गद्यांश हमारा, सॉरी आपका जो पद्यांश है वो खत्म हो गया, 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको, इसको छोड़ ही देना है। बढ़ जाना है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पांचवा। यहाँ पर पांचवें के काम में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए, 80 शब्दों में लिखना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो गए, हरिशंकर परसाई और अब्दुल कलाम जी, ये 3 जीवन परिचय हैं लेखकों के, जिसमें से आपको एक को करना है। जैसे कि आप यहाँ पर कलाम सर का कर सकते हो, कैसे लिखोगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। अब देखो इनका जीवन परिचय तो आपने इतना लिख दिया, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है और भी कुछ यहाँ पर साहित्यिक परिचय के तौर पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर बताया है। 5 नंबर का होता है, कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सेवाओं की बात कर लेते हैं, इनकी साहित्यिक सेवाएं, है ना, तो ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, वैज्ञानिक भी रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं और मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं। तो देखो कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ज़्यादातर वो छात्रों से, है ना, मिलते थे और इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, जैसे कि इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके अलावा माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, ये हो जाएंगी इनकी पुस्तकें। अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है भैया, लेखक परिचय के बाद कवि परिचय में, तो 5 का खा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और अज्ञेय जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का तो आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। पंत जी का चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है शॉर्ट में, और मैं बहुत ही आसान तरीके और आसान शब्द से आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले करना क्या भैया, आप इस तरीके से डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 5, खा में सेकंड नंबर सुमित्रा नंदन पंत। इनका शॉर्ट परिचय देना होता है, कक्षा 12वीं का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, और इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता का नाम, बचपन का नाम, मृत्यु होगी, माता का नाम भी कर सकते हो, ये हो जाएगा इनका। मेन चीज होता है साहित्यिक परिचय, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। कवि सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है जी। 7 वर्ष की अल्प आयु से कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो जो काला पेन से लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इन्होंने ब्लैक से इनको किया है ना, ये कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आ जाओगे नेक्स्ट, और इनकी कुछ कृतियां बता देना, जैसे कि इनकी कुछ कृतियों में यहाँ पर बीड़, पल्लव, लोकायतन, ग्रंथि, गुंजन, ये सब हो जाएंगी, है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, बहादुर कहानी है, लाठी कहानी, अथवा लगा, इसमें भी अथवा, ध्रुव यात्रा। तो 3 कहानियां हैं, 5 नंबर का होता है, सभी में अथवा मतलब एक करना है। तो चलो यहाँ से देख लो, लाठी कहानी के बारे में बताया गया है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर आना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखना है, लाठी कहानी का उद्देश्य, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा ना, ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु या तो बहादुर और लाठी कहानी में से अथवा, है ना, उद्देश्य लिखिए अपने शब्दों में। तो चलो उद्देश्य इसका समझते हैं। देखो लाठी सुप्रसिद्ध महिला कथाकार शिवानी की एक घटना प्रधान कहानी। किसने इसको लिखा है लाठी कहानी को? शिवानी ने, है ना, जो कि रचनाकार है, कवि हैं, कवियत्री हैं, कवियत्री है एक। तो इसमें लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है। मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन में की त्रासदी को दिखाना ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। लेखिका ने इस यथार्थ का परत दर परत उद्घाटन किया है और कि वह तमाम समाज में भी महिलाएं ही महिलाओं की आपस में शोषण में लगी हुई हैं।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पति की अनुपस्थिति में बानों की सास और नंदे हैं, जो अपने व्यंग्यवाणी से बानों के हृदय को भेदने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बहू के साथ जानवरों जैसे क्रूर व्यवहार मानवीय दृष्टिकोण से नितांत अनुचित है और इस रूढ़िगत मानसिकता को बदलना कहानी का उद्देश्य है। इसको कर सकते हो। 7वां प्रश्न है भैया 5 नंबर, ये सभी 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। स्वपठित खंड का अपने जिले के अनुसार जो भी आपके जिले में आता है उसको करना। ये सारे खंड का इस प्रकार से दिए गए हैं, पूरे के पूरे आपके जिलेवार होते हैं ये। यहाँ से आप दूसरे खंड में संस्कृत पोर्शन में आ जाओगे। संस्कृत में आपका 7 नंबर का ये गद्यांश होता है, संदर्भ सहित लिखना होता है आपको, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से ये आपके पास ये रहा प्रश्न संख्या 8, इस तरीके से डाल देना। और इसमें 2 रहते हैं आपके पास, मैत्रेयी मुवाच ये दिया है, अथवा का एक संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत भाषा महत्तम वाले पाठ से है। तो एक का सेलेक्ट कर लेना, जिसको करना है उसको करना, संदर्भ संकेत करके संदर्भ लिख देना, जो पाठ से है जैसे करके हिंदी अनुवाद कर देना। 5 नंबर अनुवाद का, 2 नंबर संदर्भ का, 7 नंबर इसको मिलते हैं आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है ये पूरा। और इसके बाद यहाँ पर आपका ख नंबर क्वेश्चन है, श्लोक आते हैं 2 दिए हैं, जैसे कि विद्या विवादा धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीडनाय खलस साधु विपरीत में ज्ञानाय दाना चरचना, ऐसा करके दिया है। एक अथवा में इसी का और दिया है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। तो आपको जिसको भी करना सेलेक्ट कर लेना, फिर इसके बाद यहाँ पर संकेत दे देना उसका, यानी कि जिसको भी कर रहा है, जैसे यहाँ पर विद्या विवादा वाले को किया गया है। संदर्भ लिख देना, प्रसिद्ध श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित मुल्तानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, हिंदी अनुवाद कर देना। ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 7 नंबर। इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियों में देख लो, ये यहाँ पर किसी एक का करना है। टेढ़ी खीर, बालू से तेल निकालना, घी के लड्डू, रेढ़ा भला समृत को न, तो कोई एक करना है ना। तो इस तरीके से कर सकते। टेढ़ी खीर होना मतलब कि इसका अर्थ होता है कठिन कार्य करना। वाक्य प्रयोग, एक बार चोरी होने के बाद चोर को पकड़ना टेढ़ी खीर हो जाता है। ये हमारा 2 नंबर इसका मिलेगा। इसी के साथ आ जाओगे नेक्स्ट और अपठित गद्यांश, जो कि यहाँ पर दिया जाता है ये 10वें प्रश्न में। इसको हल करने के लिए 3 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, ये पूरा को सॉल्व किया गया। यहीं पर इन प्रश्नों के आंसर इसी पैराग्राफ में मिलते हैं। इसके बाद यहाँ से व्याकरण पोर्शन देख लो। व्याकरण पोर्शन में यहाँ से 11 का पहला, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ का चयन करके, जैसे कि अग और अग, इसका अर्थ होता है यहाँ पर 12 नंबर अचल और पाप। ऐसे यहाँ पर सेकंड नंबर में देखो पयोद और पयोदी, इसका हो जाएगा यहाँ पर बादल और समुद्र। इसके बाद यहाँ पर है किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ, जैसे कि कर्ण का कान और कुशल, सारंग का सुंदर और सुहावना, श्रुति का श्रवण कान। ऐसे करके शब्दों का सही चयन करके, जैसे किसी बात का गूढ़ रहस्य जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं। जिससे समझना कठिन हो उसको हम लोग यहाँ पर दुर्बोध बोलते हैं, समझाना कठिन हो, है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो जिसमें गलतियां होती हैं। रस अलंकार वाला टॉपिक ये 6 नंबर का 2-2 नंबर के होते हैं। रस 2 नंबर के, 2 नंबर अलंकार का होता है। आवेदन पत्र 6 नंबर का होता है, ये पूरा देख सकते हो यहाँ पर। परीक्षा के समय बिजली कटौती या चोरी करने पर अपने जिलाधिकारी को पत्र हो गया। इसी के साथ यहाँ पर आपका एक अथवा में भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। और यहाँ से है आपका अगला निबंध, जो कि 9 नंबर का आता है। ये 5 टॉपिक है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा में, है ना। तो ये सारे टॉपिक भी कॉपी में देखो हल किए गए हैं। ये व्याकरण पोर्शन का है यहाँ पर। ये आपका करुण रस, इसका उदाहरण हो गया। श्लेष अलंकार का और इसका उदाहरण हो गया। दोहा में आपका इसका परिभाषा और इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद आवेदन पत्र की बात कर लें, बिजली कटौती वाला ये पूरा लिखा गया यहाँ पर आपके सामने। और इसी प्रकार से आपको लिखना निबंध लेखन, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।